हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात करें तो इस क्लास में आज हम बात करेंगे आपके साइंस के 13 नंबर चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक छोटे छोटे पॉइंट को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज चुंबक के बारे में, उसके बाद बात करेंगे चुंबकत्व के बारे में। चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं और चुंबकत्व को मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनको बोलते हैं। और उसके बाद बात करेंगे चुंबकीय बल रेखा की दिशा को ज्ञात करने के दो नियम हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला नियम है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। और उसके बाद बात करेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसकी भी आज में बात करेंगे। और अब शुरुआत करते हैं हम चुंबक के साथ। चुंबक आखिर होता क्या है। एक देश था जिसका नाम था यूनान। यूनान देश में एक लड़का रहता था और उस लड़के का नाम था मैग्नेट। वो अक्सर भेड़ चराने जाया करता था। वो एक दिन भेड़ चराने गया था और भेड़ चराते वक्त वो एक ऐसे पत्थर पर बैठा जो कि आधा ज़मीन के अंदर था और आधा ज़मीन के ऊपर था। वो जब उस पत्थर के ऊपर बैठा तो उसके पैर जो थे, उसमें जो जूते पहन रखे थे उसने, वो लोहे के बने हुए थे। उसने देखा कि उसके जो पैर हैं वो उस पत्थर पे चिपक गए। तो आखिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर हुआ होगा। वो कंफ्यूज हुआ। उसके पास एक छड़ थी। उस छड़ में, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाला होता है, उसमें नीचे लोहे का कुछ पार्ट लगा होता है। वो छड़ भी उस पत्थर से चिपकी हुई थी। उसने बहुत कोशिश की, खींचने की कोशिश की, थोड़ी सी तो ज़रूर खींची छड़, लेकिन फिर से उसी में चिपक गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने अपने जूते वहीं पर खोले और ऐसा सोचने लगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर भूत प्रेत का साया है। और उसके बाद वो दौड़ता हुआ गांव गया। अपने गांव जब पहुंचा, वहां से सारे बुजुर्गों को बुला के लाया और उसके बाद उस पत्थर की जो पिटाई की है उसने, क्या बताएं। ये सब कहानियाँ हैं, मैंने भी पढ़ी हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन सब से अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको बताना ज़रूरी है। तो फिर क्या हुआ कि उसने जो है उसको खूब पीटा, बहुत ज़्यादा पीटा, और उसी मैग्नेट नाम के लड़के के ऊपर ही उसके किसका नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया मैग्नेट। ये आपको पता है कि मैग्नेट एक चुंबक होता है। तो शुरुआत करें आप परिभाषा के साथ कि आखिर चुंबक होता क्या है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ बच्चे जो आलसी हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट्स दे दिया है, आप वहां से नोट्स को लिख सकते हैं। और जो बच्चे मेहनती हैं वो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और नोट्स स्वयं बनाएं। हमारा नोट्स डाउनलोड करें, उसे लिखें ज़रूर, लेकिन अगर कुछ और ऐसी बातें होंगी जो आप उसमें अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आप वही करें। तो मैंने क्या बताया कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसका कोई आकार नहीं होता है। आकार क्यों नहीं होता है, मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा आपको। इसका कुछ भी आकार नहीं होता है। उसके बाद चुंबक का यह गुण जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो कहलाता है चुंबकत्व। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि चुंबक आखिर होता क्या है। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित करता है, चिपकाता है उन्हें। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करें कि आखिर चुंबक होता क्या है। ये आपको यहाँ पर ये आकृति दिख रही है, ये हमने यहाँ पर एक आकृति जो बनाई है, यह है चुंबक। इस चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव हैं, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। नॉर्थ को हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ को हिंदी में कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इसका मतलब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। मान लीजिए कि ये जो पेन आपको यहाँ पर दिख रहा है मार्कर, इसके दो ध्रुव हैं। इधर जो ग्रीन वाला हिस्सा है
उसे हम नॉर्थ मान लेते हैं और इसे हम साउथ मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो ध्रुव हुए। कौन कौन से? एक नॉर्थ, दूसरा साउथ। ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये चुंबक के गुण पढ़ा रहे हैं आपको कि चुंबक के आखिर क्या क्या गुण होते हैं। सब कुछ बताया जाएगा आपको इस क्लास में। ये चुंबक, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी होता है, दूसरा दक्षिणी होता है। मान लीजिए कि मेरा मन करे कि मैं इस चुंबक को तोड़ दूं। अब मैं अगर इस चुंबक को बीच से तोड़ दूं तो क्या होगा? इधर नॉर्थ था, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव था। इधर से फिर से जैसे ही हम तोड़ेंगे, इधर से एक फिर से साउथ निकलेगा और ये जो हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा। बाई चांस मान लीजिए कि ये आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि ये क्या हो गया? चुंबक हो गया। ये यहाँ से बीच से जुड़ा हुआ है। ये इसका नॉर्थ साइड है, ये इसका साउथ है। कहाँ पर? इधर। बीच से मैंने इसको अलग कर दिया। अब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। इसका मतलब कि चुंबक का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अगर आप इसे बीच से तोड़ देंगे तो फिर से नॉर्थ अलग, साउथ अलग, और मेरा मन करे कि मैं इसको फिर से बीच से तोड़ दूं तो एक नॉर्थ और दूसरा साउथ फिर से आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें जितना हम तोड़ेंगे उतने नए नए ध्रुव निकलते रहेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि चुंबक आखिर होता क्या है और इसके दो ध्रुव किस प्रकार से होते हैं। फिर अगर हम बात करें एक और गुण के बारे में, तो चुंबक जो होता है उसके ध्रुवों पर चुंबकत्व तो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर चुंबक के ध्रुवों पर आप किसी भी लोहे के टुकड़े को चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत तेज़ी से उसको चिपका लेगा, जबकि चुंबक के मध्य में बिल्कुल ठीक बीचों बीच जो चुंबकत्व होता है वो एकदम शून्य होता है। इसका मतलब अगर चुंबक के बिल्कुल बीचों बीच आप उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे किसी भी लोहे की चीज़ को, तो वो नहीं चिपकाएगा। जबकि इधर बहुत ज़्यादा होता है और इधर भी बहुत ज़्यादा होता है क्या? चुंबकत्व। जैसे जैसे आप इधर इसके पास आते रहेंगे ये जो होगा चुंबकत्व घटता जाएगा। ये इसका दूसरा गुण था। तो इस तरीके से आपने पहला सीखा कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। फिर आपने सीखा कि ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करें कि चुंबक जो होते हैं, कभी आपने देखा होगा कि आप कभी मेला घूमने गए हो और मेला से आप जो है क्या लाए हैं? दो छोटे छोटे चुंबक के टुकड़े लाए हैं। उसके बाद आप उसको ऊपर ऐसे उछालते हैं, चिपकते हैं, वो आवाज़ आती है। ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा। तो मान लीजिए एक ये चुंबक हो गया और एक हमने ये चुंबक माना। इसके जो ऊपर वाले जो ये हमारा ब्लू और ये ग्रीन है, ये दोनों जो सिरे हैं वो नॉर्थ हैं, मतलब ये उत्तरी ध्रुव हैं। जो इधर वाइट वाले हैं ये दोनों दक्षिणी ध्रुव हैं। अब अगर हम लोग इसको आपस में ऐसे चिपकाने की कोशिश करें तो ये कभी नहीं चिपकेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्थ से कभी नहीं चिपकता, जबकि साउथ से भी नहीं चिपकता। अगर साउथ को नॉर्थ से चिपकाया जाए तो चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों? तो इससे एक पॉइंट निकल कर आता है कि जो चुंबक होता है उसके जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन इसका उत्तरी और उत्तरी ध्रुव आपस में नहीं चिपकता। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और जबकि दो विजातीय ध्रुव या असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही रीज़न है कि आप एक चुंबक को ले लें, उसके पास में अगर दूसरा चुंबक लेके जाएं तो वो एक दूसरे वाले से ये दूसरा दूर भागेगा, ये वाला चुंबक दूर भागेगा। बस एक केस ना हो कि पीछे दीवार ना हो कि उसको भागने का मौका ना मिले। बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, ये बिल्कुल खिसकता हुआ चला जाएगा, आप इसको ऐसे लेते हुए चले जाएं। ऐसा आपने करके देखा भी होगा। अगर आपके पास चुंबक है तो आप एक चुंबक रखें, दूसरा चुंबक रखें और उसको खिसकाने की कोशिश करें, ये दूर भागेगा। इसका मतलब चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं वो अगर समान हुए तो एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, और जबकि दो विजातीय ध्रुव मतलब असमान ध्रुव एक दूसरे से आकर्षण बल का अनुभव करेंगे।
क्लियर है इतनी बात? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपने 2 पॉइंट 3 पॉइंट पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े? पहले आपने पढ़ा कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, यहाँ पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है, यहाँ पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि अगर इसे बीच से तोड़ दिया जाए तो 2 नए ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हम किसी और गुण के बारे में बात करें तो जो चुंबक होता है इससे कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, उन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। इन रेखाओं के बारे में पहले हम पढ़ लें, समझ लें, फिर बात करते हैं आगे। ये चुंबकीय बल रेखाएं आखिर होती क्या हैं? जो ये चुंबकीय बल रेखा, देखिए मैं आपको अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा लास्ट में। पहले इनके बारे में बात होगी, फिर उसके बारे में बात होगी। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं आखिर होती क्या हैं? जो भी चुंबक आपका होता होगा उसके आसपास उसका कुछ क्षेत्र होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका देखिए डेफिनेशन निकल रही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की या चुंबकीय क्षेत्र की। समझने की कोशिश कीजिएगा। चुंबक हुआ, इसके कुछ ना कुछ इसकी रेंज होगी ना, क्योंकि अगर आप इसको पास में ऐसे लेकर जाएंगे तो एक ही ऐसा टाइम होगा जब ये इसमें बल का अनुभव करेगा, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। लेकिन अगर मान लीजिए ये चुंबक है और इसका केवल इतना क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र है, इसके क्षेत्र के बाहर आके एक हम दूसरा चुंबक लेके जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके क्षेत्र के अंदर जाएंगे तभी ये इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को लगाएगा, या तो ये चिपकाएगा या तो दूर भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र भी कुछ होता है। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? मतलब चुंबक के जो चारों ओर ये रेखाएं बनती हैं, यही चुंबकीय क्षेत्र होती हैं। अब ये रेखाएं कौन सी हैं, ये क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते। पहली बात तो आपने घर पे चुंबक जरूर देखा होगा, उस चुंबक के आसपास कुछ बल रेखाएं भी निकलती हैं, लेकिन वो आपने कभी नहीं देखी होंगी। इसका मतलब वो अदृश्य होती हैं, उन्हें आप नहीं देख सकते हैं। और जब चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं देख सकते हैं तो हम कह सकते हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये एक वक्र के रूप में चलती हैं। अब ये वक्र क्या है? वक्र का मतलब होता है, आप वृत्त जानते हैं ना, वृत्त का मतलब जानते हैं ना, गोल गोल, वैसे ही वक्र होता है। वक्र एक ऐसी आकृति है जो बंद हो। इसका मतलब इधर से ये बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ऐसे फिर बंद। इसका मतलब ये एक बंद वक्र के रूप में चलती हैं। तो डेफिनेशन क्या निकलती है? डेफिनेशन निकलती है चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जो एक बंद वक्र के रूप में चलती हैं या निकलती हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं। ये है डेफिनेशन चुंबकीय बल रेखाओं की। चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जो एक बंद वक्र के रूप में निकलती हैं या चलती हैं या अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत प्रदर्शन का मतलब कॉन्टिन्यूअस, वो रोटेशन करती हैं, मिलती नहीं हैं आपस में। अब बात करें इनके कुछ गुणों के बारे में, तो उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जहाँ पर भी चुंबकीय, मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें और उसके बाद यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, तो ये स्पर्श रेखा मतलब इसको टच करते हुए जाए, तो ये दिखाती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। नहीं समझ में आया ना? अभी समझ में आएगा। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? एन की तरफ से निकलती हैं और घूमती हुई साउथ की तरफ चली जाती हैं। ये पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाओं का। क्या गुण है? कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये हमेशा कहाँ से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और गोल 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 घूमती हुई दक्षिणी ध्रुव के अंदर फिर से चली जाती हैं। और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी आपको ये एक दूसरे से कटती हुई प्रदर्शित नहीं होंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया, जैसे आपने देखा होगा कंचे, कंचे क्या होते हैं? एक कंचा पड़ा होता है, कंचा मतलब जानते हैं ना, गोल गोल होता है जो, और दूसरा कंचा क्या होता है? आप उस दूसरा कंचा उससे टकराता है,
और जैसे ही वो टकराता है दोनों की दिशाएं बदल जाती हैं, एक या तो वही रह जाएगा और दूसरा चला जाएगा। इसका मतलब अगर ये आपस में टकरा गई ना तो इनकी दिशाएं बदल जाएंगी, और जबकि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नहीं बदलती है, एक ही दिशा होती है, ये जिधर जाएंगी सारी एक ही तरफ जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, जो कि असंभव है। समझ में आ रही ना बात, कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मज़ा आ रही है पढ़ने में कि नहीं आ रही? देखो क्या बताया मैंने, चुंबक के बारे में तो पूरी जानकारी दे दी, अब चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 2 पॉइंट महत्वपूर्ण आपको बता चुके हैं और नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, क्लास के ओवर होते हुए आप देख सकते हो उसको, अभी मैंने नहीं दिया है नोट्स, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें। क्या बताया मैंने? पहला पॉइंट कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। दूसरा पॉइंट, एक दूसरे को कभी नहीं काटती और इनकी दिशा सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, कभी दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या दक्षिण से उत्तर की ओर कभी नहीं होती है? होती है। देखो कैसे, ये नॉर्थ से निकली, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकली और घूमती हुई ऐसे दक्षिण की ओर चली गई, लेकिन जब ये अंदर इसके आएंगी तो साउथ से नॉर्थ की ओर तो आएंगी ना। इसका मतलब ये जो चुंबक होता है इसके बाहर इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, लेकिन चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या मैंने बताया? बाहर इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, जबकि अंदर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, बाहर N to S, अंदर S to N। क्लियर है? इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जितने 3 पॉइंट मैंने बताए आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब बात करें कुछ और पॉइंट की। ये जो रेखाएं होती हैं ये एक बंद वक्र के रूप में ही चलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बंद परिपथ का निर्माण करती हैं, मतलब एक ऐसा मार्ग बनाती हैं कि वो पूरी तरीके से बंद हो। इसका मतलब यहाँ से निकली, ऐसे गई, फिर चुंबक के अंदर गई, फिर अंदर 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 आई, ये लगातार निकलती रहती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डायग्राम को जब भी आप कॉपी में बनाएंगे ये दूरी लगातार आप बढ़ाते हुए जाएंगे। ये जितनी ज़्यादा और भी, अब ये क्या है, इधर से क्या हो गया है, ये रेखाएं निकलेंगी, पर ऐसा कि इमेजिन किया जा रहा है कि ये रेखाएं निकलेंगी फिर घूम के उधर से जाएंगी। अब ऐसे तो हम बनाते रहते तो बोर्ड के नीचे पहुंच जाते। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब 300 कर दीजिएगा, 3 इधर कर दीजिएगा, बस हो गया। समझ में आ रही बात? क्या करना है मैंने बताया आपको कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी में जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि उत्तरी से निकलकर दक्षिणी में जाती हैं, इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, ये बंद वक्र के रूप में चलती हैं। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अगर एक समान रूप से चलती रहे तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिलहाल इसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कहने का मेरा मतलब है कि ये रेखाएं, अगर ये चुंबक रखा हो और बराबर रेखाएं निकलती रहें ऐसे ही, तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और बराबर रेखाएं ना निकले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? चुंबकीय बल रेखाएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के आखिर कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहला नियम, मेरा पेज कहाँ चला गया, यहीं कहीं रखा था, हाँ ये मिला मुझे मेरा पेज। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसके पीछे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी अगली क्लास में आप पढ़ेंगे ओरस्टेट का प्रयोग, वहाँ पे भी मैक्सवेल ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन ओरस्टेट की वजह से मैक्सवेल का काम ना पीछे हो गया था। कहने का मतलब मेहनत मैक्सवेल ने की, मैक्सवेल वो क्रिकेट वाले नहीं,
मैक्सवेल ने मेहनत की और नाम आ गया ओरस्टेड का, जबकि मेहनत वहाँ पर मैक्सवेल की ज़्यादा थी। चलिए फिर बात करते हैं मैक्सवेल आखिर कौन थे और कैसे इन्होंने पेच को टाइट किया था। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप एक पेच को पकड़कर इस पेच को आप कसना शुरू करते हैं, देखिए डिफिनेशन अभी समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इस पेच को पकड़कर आप इसे किसी ऐसे छेद में लगाने के बाद इसमें ऐसे पेच को फंसाते हैं और ऐसे पेच कस ऐसे पकड़ लेते हैं। दिख रहा ना ये पेच, और ऐसे देखिए मेरी बात को, ऐसे ये उंगलियां क्या हों, ऐसे हों, जैसे आपको दिख रही हैं ऐसे। तो ये क्या होगा कि हम लोग ऐसे पकड़ेंगे। अभी आपके पास हाथ है और उसके बाद आपके पास पेन होगा, पकड़ कर देख लीजिए। अब पेच कस को ऐसे हम कसना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कैसे कसेंगे, ऐसे ही तो कसेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे घूम रहा है कुछ, ऐसे घूम रहा है कुछ, और ये क्या है, पेच। तो ये पहले नियम समझ लो। इन्होंने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था कि इस नियम के अनुसार, मतलब मेरे नियम के अनुसार, मैक्सवेल ने कहा इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ, बाएं नहीं दाएं हाथ में पेचकस को पकड़कर पेच को कसना शुरू करें, तो पेच को कसने की जो दिशा है, मतलब धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, तो ये पेच के जो कसने की दिशा है, मतलब पेच ऊपर की ओर जाएगा और जो ये हमारी अंगूठा है ये इसे पकड़ा रहेगा, और ये जो उंगलियां हैं ये पेचकस को कसने की दिशा, ये वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करें, और जो ये पेच है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि धारा अगर नीचे से ऊपर ऐसे बहती हुई जाए तो ये गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे घूमेगा। ये कहा था मैक्सवेल ने। ये आपको कॉन्सेप्ट आगे भी पढ़ने को मिलेगा। मैक्सवेल ने क्या कहा था, पढ़कर आपको एक बार बताते हैं। इसने कहा कि इस नियम के अनुसार यदि पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच के नोक की दिशा धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेचकस को कसने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये कहा था मैक्सवेल ने। इन्होंने कहा कि अगर पेच को आप ऐसे कसना शुरू करें तो ये जो पेच है ये धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा, मतलब जिधर धारा बढ़ेगी उधर बढ़ेगा, और उसके बाद जो ये घूमेगा ये प्रदर्शित करेगा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। ये किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था कि अगर पेच आगे धारा की दिशा में बढ़े तो ये जो हमारा हाथ है ये बढ़ेगा, हमारा इस तरफ घूम रहा है, ये प्रदर्शित करेगा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो इसे ऐसे समझते हैं कि अगर धारा नीचे से, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, पेचकस हूँ, अब धारा मेरे से पैर से होते हुए सर की ओर आ रही है, तो अब आप जो है हमारे रोटेशन को, जो मतलब हमको रोटेट करने लगे। जैसे कि मंदिर होता है ना, क्या होता है, ऐसे गोल 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 उसके चक्कर लगाते रहते हैं। वैसे ही कि उसका मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा जिसमें झंडा लगा होता है, वो वाला झंडा की दिशा कौन है? धारा की दिशा। और गोल गोल जो इंसान चक्कर लगा रहा है वो कौन है? वो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। आई बात समझ में? ये कहा था मैक्सवेल ने। समझ में आ गया होगा कि झंडे की दिशा कहाँ? धारा की दिशा में, और मेरी जो घूमने की मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने की दिशा वो क्या है? वो है हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बस यही कहा था मैक्सवेल ने। सिंपल सा तो लॉजिक है कि धारा की दिशा ऊपर और वो नीचे गोल 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 गोल। यही तो कहा था मैक्सवेल ने। अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये क्या था? ये भी ऐसा ही था। ये नियम क्या था? ये नियम ये था कि इस नियम के अनुसार यदि हम एक धारावाही चालक तार को, ये क्या है? ये धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार मतलब धारा इसमें बह सके। तो अगर इस तार में धारा बह रही हो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इस तार में अगर धारा बह रही हो और इसको हम अपने हाथ में ऐसे पकड़ लें, कौन से हाथ में? दाएं हाथ में, क्योंकि नियम क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगर हम लोग दाएं हाथ में इसको पकड़ लें तो ये जो धारा है अगर नीचे से ऊपर बह रही हो ऐसे, तो धारा की दिशा जो है वो किसको प्रदर्शित करे?
धारा की दिशा धारा को ही तो प्रदर्शित करेगी ना। इसका मतलब ये जो तार है इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही हो तो ये जो मेरी उंगलियां हैं ये उंगलियां ये किसको प्रदर्शित करेंगे? ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। इसका मतलब क्या है? धारा नीचे से ऊपर की ओर ऐसे बह रही है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसे? ऐसे 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 मेरी चक्कर लगा रही हैं, ऐसे। समझ में आ रही बात कि अगर ये जो हमारी ये हाथ है इसमें क्या हो गया, ये हमारी विद्युत धारा है और इसमें आप एक और ऐसे एरो बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, क्योंकि वो छूट गया, मैंने आपको बताया नहीं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, रेखाओं की दिशा। और इसके बारे में बात करें हम, सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने कहा था कि अगर हम लोग इसको ऐसे पकड़ लें ऐसे, तो ये जो धारा की दिशा है वो इधर से इधर की ओर ऐसे जाएगी और जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो ऐसे होगी, ऐसे। अब मेरा मानना है कि अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो जरा देखो मेरी उंगलियां कहाँ हैं, ऐसे। आ रही बात समझ में? तो आपके पास भी अगर पेन हो तो ऐसे पकड़ो और उसके बाद अरे ये दिशा को ही तो बता रहे हैं इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, मुझ में पेच पकड़ लिया था, इसमें अंगूठे में तार पकड़ लिया। ये कौन थे? ये भी थे हमारे मैक्स वाली, और इन्होंने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जमीन आसमान का फर्क है, कंफ्यूज मत हो जाना, आने वाली क्लास में पढ़ाने वाले हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं है, ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। और ये क्या है? मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इस तरीके से आज मैंने आपको चुंबक पढ़ाया, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ाई, उसके बाद मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम बताया, फिर मैंने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बताया। और अब बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसका मात्रक क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि चुंबक के आखिर कौन कौन से प्रकार थे जो भी पीछे छूट गए हैं। कौन कौन से प्रकार थे? पहला प्रकार था प्राकृतिक चुंबक और दूसरा प्रकार था कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक और कृत्रिम, ये नाम से ही सब कुछ इसमें छुपा हुआ है कि प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक जो हमें पृथ्वी से प्राप्त हो, इसका मतलब प्रकृति द्वारा प्राप्त हो। तो कह सकते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और आपको बता दें कि एक जो है हमारा पदार्थ है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। वो पृथ्वी की खुदाई से मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि खनिज क्या होता है, पृथ्वी की खुदाई से मिलता है। और वो पृथ्वी की खुदाई से हमें मिलता है और वो मैग्नेट के पत्थर होते हैं छोटे छोटे। उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Fe3O4। ये होता है मैग्नेट के पत्थर, और मैग्नेट का ये पत्थर होता है। और इसमें क्या है, ये एक है आयरन का ऑक्साइड, मतलब लोहे का ये ऑक्साइड है, और ये एक हम लोग कह सकते हैं कि खनिज है। क्लियर है इतनी बात? ये प्राकृतिक है। अब बात करें कृत्रिम क्या होता है। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाया जाए। मानव द्वारा मतलब हम लोग द्वारा बनाया जाए, लैब में बनाया जाए और बहुत बड़े बड़े चुंबक बनाए जाएं। किसके द्वारा बनाया जाए? मानव के द्वारा बनाया जाए, उनको कहते हैं हम लोग कृत्रिम चुंबक। उनके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि नाल चुंबक, क्षण चुंबक और बहुत सारे कुछ हैं। ठीक है, तो वो नाल चुंबक, क्षण चुंबक क्या होते हैं? क्षण चुंबक मतलब एक क्षण के आकार में होते हैं। नाल चुंबक वो भी गोल गोल ऐसे बने होते हैं। तो ये सब होते हैं। हो सकेगा, अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से कोई एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल हो और आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आएँ। कृत्रिम चुंबक बता दिया मैंने, प्राकृतिक चुंबक बता दिया। कृत्रिम जो चुंबक होता है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, इसकी चुंबकशीलता बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये ज़्यादा पावर वाला होता है। ये बहुत जल्दी लोगों को चिपका लेगा। लोगों को कि लोहे को चिपकाएगा। लोगों को कैसे चिपका लेगा? इंसान थोड़ी है जो हमको देखा आकर्षित हो गया, आओ भैया तुम भी हमारे पास आओ, ऐसा नहीं है। इसलिए किसको चिपकाएगा? केवल पदार्थों को चिपकाएगा। कौन से? लोहे वाले पदार्थों को, कोबाल्ट, निकेल, ये सब भी चिपका लेगा वो। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक चुंबक क्या है और कृत्रिम चुंबक क्या है। अब बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कहा मेरा क्षेत्र कौन सा है?
मेरा क्षेत्र मतलब जो मेरा एरिया हो, जहाँ लोग मुझे जाने। वैसे ही चुंबक क्या होता है? चुंबक होता है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक की बल रेखाओं का या फिर चुंबकत्व का अनुभव हो सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा मैंने? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व का अनुभव हो सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ हमारी मैग्नेटिज्म क्या होती है, या मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसके बारे में बात कर ली जाए। पहले थोड़ा सा मुझे साफ करना होगा, क्योंकि इसके बिना हम आपको बता नहीं पाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अक्सर बुक में नहीं मिलता है, उसके बारे में बात करें। एक फॉर्मूला होता है क्या होता है? IBL साइन थीटा। IBL साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको अक्सर बुक में नहीं मिलेगा। किसी बुक में शायद ही आपकी हाई स्कूल की बुक में लिखा हो, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये आपको इंटर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। F बराबर IBL साइन थीटा, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का नियम। ये है हमारा बल IBL साइन थीटा। तो जो साइंस के बच्चे हैं, जिनकी मैथ्स नहीं है, वो डरे नहीं कि साइन क्या है, बिल्कुल भी नहीं डरे। केवल एक बात याद रखें, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बस इतना। अब यहाँ से हम परिभाषा निकालेंगे, किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा निकालेंगे। किसी बुक में नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को सुनिएगा, देखिएगा क्या बताते हैं। हम अगर यहाँ से B की वैल्यू को निकालें, सब लोग ध्यान से देखना, अगर यहाँ से हम B की वैल्यू निकालें तो B इधर अकेला रह जाएगा। इधर क्या होगा? देखिए, परिभाषा रटनी नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बहुत आसानी से हो जाएगा। B I को नीचे ले आएंगे, L भी नीचे आएगा और साइन थीटा भी नीचे आएगा। अब इधर क्या है? ऊपर F बचेगा। और ये B आखिर क्या है? इस B को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, लिखा जाता है। इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से लिखा जाता है। क्लियर है इतनी बात कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से लिखा जाता है। परिभाषा बताई जाए, मात्रक अपने आप निकाल लोगे, अभी आप लोग देखना चाहे, बहुत ध्यान से मेरी बात को केवल सुनते जाओ आप। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिएगा ध्यान से। यदि साइन थीटा हो जाए और साइन थीटा की जगह हम साइन 90 रख दें, तो उत्तर कितना आएगा? 1। इसका मतलब 90 का मतलब लंबवत। क्लियर? परिभाषा खुद ही बनानी है। L का मतलब क्या हो जाए? लंबाई क्या हो जाए? 1 मीटर। ओके। I बराबर क्या हो जाए? 1 एम्पियर। ये किसका मात्रक होता है? धारा। I क्या है? धारा है। L क्या है? इसकी लंबाई है। तो अगर किसी धारावाही चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, परिभाषा देखो, अगर किसी धारावाही चालक की लंबाई 1 मीटर हो, उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो और वो लंबवत हो, तो जो लगने वाला उस पर बल है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। क्या कहा मैंने? यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो और वह लंबवत हो, तो परिभाषा ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी एकांक और एकांक के साथ लंबवत भी हो, तो कैसे परिभाषा बन सकती है? परिभाषा हमारी बन सकती है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे एकांक लंबाई के चालक तार में एकांक धारा या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके ऊपर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। क्या कहा मैंने? कहा किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी लिखिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, हो सकता है नोट्स में कुछ और लिखा हो पर मीन्स यही होगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक लंबाई के, मतलब 1 अंक लंबाई मतलब 1 मीटर, एकांक लंबाई के धारावाही मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो, धारावाही चालक तार में
चालक किसी धारावाही चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित होने पर उस पर लगने वाला बल एफ नहीं लिखना है, उस पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आ रही बात समझ में? यह है परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या। और देखिए मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है। एग्जाम में इसका मात्रक अगर आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन ना मिले तो आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 7 पेपर बनते हैं और उनमें हर वर्ष में ये बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर आता है, 7 में नहीं, किसी 1, किसी 2, किसी 3 में। अब ये सोचें आप कि हमारे में नहीं आया कि नहीं आया, आएगा ज़रूर, पूछा ज़रूर जाएगा, पर आपकी किस्मत हुआ तो फंसा, नहीं हुआ तो नहीं फंसा। देखो पहला मात्रक इसका क्या होता है खुद ही आपको बताना है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, तो इनको किया मैंने किनारे। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, मतलब ये बल है, न्यूटन लिखिएगा, ये मात्रक लिखवा रहे हैं आपको, न्यूटन। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, लेकिन ये बीच में लाइन खींची है तो हम इसको प्रति कह देंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर। और ये क्या है? एल, ये लंबाई है, और लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। लो मिल गया मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। और बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं, नहीं, उसी में गलत हो जाता है। और एक और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है, उसको बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद एक और होता है, उसे टेस्ला कहते हैं, और एक और होता है जिसे गॉस कहते हैं। ये गॉस, टेस्ला, वेबर, ये सब साइंटिस्ट थे। टेस्ला बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ये गॉस बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। सारा विद्युत का खेल इन्हीं का है। ये गॉस की प्रमेय जो कक्षा 12 में पूछी जाती है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस क्लास में आज आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा आप उसका रिवीजन एक बार फिर से करेंगे। नोट्स अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी पे आप लिख सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर 80 90 28 20 32 बच्चों की ज़ुबान पे एकदम रटा है, ठीक है। ये हमारी कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं सबको ज़ुबान पे रटा है, 8090282032। ओके, ये होता है नंबर। चलो अच्छा, अब देखो ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये क्लास इम्पॉर्टेंट थी, इस क्लास में आपने जितना पढ़ा सब इम्पॉर्टेंट था। अगली क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, और स्टेट का प्रयोग, मोटर, जनित्र, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा आने वाले वीडियोस में। तो बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। इस क्लास का नोट्स आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अब मुझे सेकंड क्लास का इंतज़ार है, अब मैं पचा चुका हूँ सर जी आपने जो जो मुझे खिलाया था। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ बहुत सारी मेहनत कीजिए। मैं आप सबके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए। धन्यवाद।